हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आप घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको घर बैठे ही लगभग सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है और बस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये स्टैंडर्ड 9th के इतिहास का चैप्टर है। इसके कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि संग्राम के पीछे की वजह क्या थी, कैसे एक बैकग्राउंड तैयार हुआ था। आज हम असल मायने में पूरा का पूरा संग्राम ही पढ़ने वाले हैं कि हुआ क्या था, किस टाइप की व्यवस्था थी, असल मायने में कौन कौन सी चीजों ने इन पर फर्क डाला था, वो सब पढ़ेंगे। तो आइए, आज का हेडिंग सही मायने में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ही होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अमेरिका में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। ऐसा कोई कल्चर नहीं था जैसे भारत में भारतीय विशेषकर एक मूल था। भारत के लोग थे जो ओरिजिनेट हुए थे यहीं पर और पले बड़े थे। हाँ, और इंग्लैंड में इंग्लैंड के स्थायी मूल निवासी वो वहीं पर पले बड़े थे। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को 1459 के पहले कोई जानता तक नहीं था। और जो भी लोग अमेरिका में हैं आज भी, वो 600 साल के करीब करीब पहले, मतलब 500 या 600 साल पहले ही वहां गए थे और वही लोग वहां पर टिक पाए हैं। वहां के स्थायी निवासी आज भी अमेरिका के जो मूल या स्थायी निवासी हैं वो वैसे ही हैं जैसे उन्हें रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका हर एक कल्चर को अपने अंदर समेट सकता है। यानी वैसे लोग वहां रहते हैं जो सभी सभ्यता को संभालते हैं, और अगर आप उन पर जबरदस्ती एक सभ्यता ठोकोगे तो क्या होगा, बाकी के सभी वर्ग उस एक सभ्यता का विरोध करना शुरू कर देंगे। आप इमेजिन करो कि आप कई सारे अलग 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 लोगों को बैठाए हो, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, हाँ, कोई मोटा है। तो उस सिचुएशन में आप सबको एक जैसे कपड़े दोगे तो क्या सब में वो आएंगे? नहीं आएंगे। तो वही कारण थे यहाँ पर भी। नियम जो बनाए गए थे वो इंग्लैंड के हिसाब से बनाए गए थे। कहाँ के हिसाब से बनाए गए थे? इंग्लैंड के हिसाब से, कि इंग्लैंड की व्यवस्था जैसी होगी वैसी ही व्यवस्था पूरी दुनिया में चलेगी। अब भारत के लिए वो करना तो आसान था, इंग्लैंड के नियम भारत में लगाना आसान था। क्यों? क्योंकि भारत में सभी प्रकार के लोग एक जैसे थे। दो ही व्यवस्था थी ना भारत में। भारत में एक तो भारतीय मूल के नागरिक थे और दूसरा इंग्लिश थे, अंग्रेज थे। ठीक है, तो दोनों के दोनों लोग साथ में मिलकर रह सकते थे। लेकिन जहां बात करेंगे आप उनके बारे में और दूसरे वर्गों के बारे में या दूसरे देश के बारे में, अमेरिका जैसे देश के बारे में, तो यहाँ पर हालात क्या हो जाते हैं, थोड़े से चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि आप देखिए, पहले तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो लोग हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के, और इसी वजह से क्रांति का सबसे मूल तत्व क्या था, अमेरिका में विविधता थी। और यह लाइन अगर आप लिख देते हैं ना तो टेस्ट में पास होने का मतलब, एग्जाम में एक इक्का मिल गया है आपको, इक्का वो डालिएगा और बाजी आपकी वैसे ही। तो आगे आते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो ये एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट आपको दिखना कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे तत्कालिक और इंटर मतलब एकदम जरूरी क्या था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर एक जबरदस्त कानून लगा दिया था। कानून ये था कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही अमेरिका में चाय ले जा सकती है, बनी बनाई नहीं, चाय पत्तियां, चाय की पत्तियां। ठीक है, तो अमेरिका में सिर्फ चाय कौन लेके आएगा? इंग्लैंड के लोग लेके आ सकते हैं। यानी अमेरिका के रहने वाले लोग व्यापार करके चाय लेना चाहें या दूसरे का देश से जाकर चाय लेकर अपने देश में बेचना चाहें, चाय पत्ती लेकर अपने देश में बेचना चाहें, तो वो नहीं हो सकता था। तो उसी की वजह से लोग काफी ज्यादा क्या थे,
नाराज थे और इसी नाराजगी को आप आसानी से देख सकते हो, जो एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन गई। अब देखो हुआ क्या कि एक छोटा सा सरकार ने नियम बनाया। नियम बहुत ही सिंपल। क्या सिंपल नियम कि भाई अगर आप अमेरिका के स्थायी निवासी हैं तो आप चाय नहीं खरीद सकते। तो आप चाय नहीं खरीद सकते। कितना सिंपल नियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन इन लोगों ने उस नियम को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे ही देश में हम ही व्यापार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसी वजह से इन लोगों ने बहुत ही भयंकर एक छोटा सा काम कर दिया। क्या कर दिया, एक चीज कर दी, एक इवेंट हो गया। उस इवेंट का नाम था बोस्टन की चाय पार्टी। चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी। असल मायने में लोगों को लगता है कि ये चाय चाय की पार्टी थी। असल मायने में ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या था कि इंग्लैंड से बड़े बड़े जहाज लाद कर चाय, इंग्लैंड से बड़े बड़े जहाजों में चाय लाद कर अमेरिका लाया जा रहा था, जहां पर उनको बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया जाने वाला था। और अमेरिकन इसी बात से असहमत थे कि यार हमें भी व्यापार का हिस्सा रहना है, हमें व्यापार से क्यों छाटा जा रहा है। और नए जो नियम बना था, नया जो चाय का नियम बना था कि अमेरिकी स्थायी निवासी चाय नहीं खरीद सकते और नहीं व्यापार कर सकते, उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और इसी वजह से 1773 में कंपनी जो चाय लाद कर लेकर आ रही थी, उन जहाजों को बंदरगाह से पहुंचने से पहले ही बंदरगाह पर ही लोगों ने वहां पर क्या कर दिया, पूरे के पूरे बंदरगाह को घेर लिया और घेर कर जितना भी चाय आया था, चाय पत्ती आई थी, उन सभी को उठा उठा के खोल खोल के समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो चुरा के लेके भागते तो अंग्रेजी सरकार छापा मारती और वापस जब्त करके बेचती। हाँ, इसीलिए उनके पास एक ही ऑप्शन था, क्या करो, समुद्र में उड़ेल दो। और इन लोगों ने पूरी की पूरी चाय उड़ेल दी 1773 में। तो यहाँ पे इसका कह सकते हैं कि 1773 में सरकार के विशेष चाय कानून, विशेष चाय कानून से, विशेष चाय कानून से परेशान होकर परेशान होकर अमेरिकी लोगों ने, अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड से आए, इंग्लैंड से आए चाय के जहाजों को, चाय के जहाजों को घेर लिया, घेर लिया और सारी चाय की पेटियां, चाय की पेटियां समुद्र में डाल दी गई, समुद्र में बहा दी गई, बहा दी गई, बहा दी गई। दिख रहा है। इसी घटना को, इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, सॉरी, बोस्टन टी पार्टी का नाम दिया जाता है, नाम दिया गया है, बोस्टन टी पार्टी का नाम दिया गया है। और ऐसे इवेंट होते थे, ऐसे घटनाएं अनफोल्ड होती हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि हाँ
कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बढ़िया होने वाला है, और इस तरीके के विशेष हुए थे। सरकार ने बोस्टन के बंदरगाह पर और इतने भयंकर हालात हो गए ना बोस्टन टी पार्टी के बाद हुआ ये कि सरकार ने कहा कि अब जाने दो, हम बोस्टन जाएंगे ही नहीं। 15 जहाज कम होते हैं, 15 जहाजों की चाय उड़ेल देना, वापस समुद्र में डाल देना कम होता है। और वहां पर जहाज पर व्यापार ही बंद कर दिया उन लोगों ने, कहा बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दो इसके उद्देश्य में। तो इससे क्या हुआ, बोस्टन वासी परेशान, यार हम व्यापार कर रहे थे, हमारी ये गलती की वजह से हमारी ही व्यापार बंद हो गया, तो वो लोग थोड़े परेशान हो गए। और सरकार ने इस घटना को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे इलाके में काफी दमनकारी, मतलब दबा कर रखने वाले कानून लागू कर दिए। और दबा कर रखने वाले कानूनों की वजह से पूरे के पूरे इलाके की हालत खराब हो गई थी। ठीक है, और वो बेचारे अच्छे से नहीं रह पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, इवेंट का क्या होगा। ठीक है, तो बस ये हालात इस टाइप से खुल रहे थे। समझ में आया, ये घटना समझ में आई। बोस्टन की टी पार्टी की वजह से क्या हुआ, लोग जितना दबाओगे लोग उतना ही वापस आएंगे, फिर लोगों को जितना दबाओगे लोग उतना ही वापस आएंगे। तो बोस्टन की टी पार्टी ने यह बात घोषणा कर दी थी कि अगर आप अमेरिका को दबाओगे तो अमेरिका प्रत्यक्ष में वापस आएगा। ठीक है, तो अमेरिका आने को तैयार हो गया था। तो ये एक इवेंट की शुरुआत थी। कहा जाता है कि बोस्टन की चाय पार्टी ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल फूंक दी थी, यानी स्टार्ट करवा दिया था कि अब वॉर होगा, चाहे जो हो देखेंगे। समझ में आया, तो ये था इवेंट। अब अगले इवेंट की तरफ चलेंगे। अगला इवेंट क्या होगा खुद ही बताओ। अंदाजा लग रहा है ना कि स्टार्ट का स्टेप ये है। जैसे भारत वाला जब पढ़ रहे हो गया पेट में, तो उसमें पढ़ा था ना आपने कि भारत में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह पूरे देश में दोबारा क्रांति को जन्म दिया था। हा? या फिर उससे भी पहले 1857 की क्रांति ने पूरे देश को आजाद करने की घोषणा कर दी थी। वैसे ही बोस्टन की चाय पार्टी जो 1773 में हुई थी, उसमें क्या किया गया था, उसी के वजह से पूरे के पूरे इलाके की हालात काफी सुधर गए थे और लोग धीरे धीरे उनका इवेंट अपग्रेड होते जा रहा था। समझ में आया, तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक इवेंट पूरे के पूरे संग्राम को जन्म देता है, यानी स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों को जन्म ऐसे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो अगला कदम है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम बोलोगे, कुछ लोग कहते हैं कि 3 चरण में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 2 चरण में हुआ था। तो वो नहीं है, बस समझ लो कि क्या क्या हुआ था। 4 घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम को समझा देती हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को 4 घटनाएं समझाते हैं। बात यह थी कि उधर से इंग्लैंड की तरफ से नीतियों पे नीति, नीति पे नीति, नीति पे नीति लगातार आया जा रहा था और ये लोग समझ नहीं रहे थे कि करना क्या है। तो इन लोगों ने ना फिलाडेल्फिया में एक जगह है फिलाडेल्फिया, वहां पर 13 अमेरिका के राज्य थे। 13 राज्यों ने या 13 जिन कॉलोनी कहते हैं कुछ लोग, 13 अमेरिकी कॉलोनी ने अपने अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे जो बैठे, चर्चा किए और एक बात बनाए, एक बात डिसाइड किए कि सरकार से मांग किए, मतलब फिलाडेल्फिया में ही सरकार थी, तो सरकार से मांग किए कि सर आप हमारे ऊपर से व्यापारिक प्रतिबंध हटा दीजिए, कोई भी बॉन्डेज नहीं रहनी चाहिए हमारे ऊपर, हमारे ऊपर बॉन्डेज मत रखिए। क्यों रखिएगा, क्या हम आपका क्या कर रहे हैं, बॉन्डेज क्यों रखिएगा, तो बॉन्डेज हटाइए। और साथ ही साथ कोई भी व्यापारी कर नहीं देंगे, हम हमारे मर्जी के बगैर तो हम नहीं देंगे। हाँ, आप हमसे सहमति लीजिए, अगर वो कर लीगल होगा तो हम देंगे। यानी बराबरी की बात आ गई कि एक ही काम करने पर आपको टैक्स नहीं लग रहा है, हमको टैक्स लग रहा है, तो वो अंतर आ जाएगा ना। तो यही रीजन था और इसको भी इन लोगों ने सॉल्व किया कि एक ही काम करने पर अलग अलग टैक्स नहीं लगना था। तो धीरे 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 इनकी मांग ये थी, बस 2 मांग थी। पहला, व्यापारिक प्रतिबंध हटा दीजिए, कोई गलत मांग नहीं है, हमको व्यापार करने दीजिए, जो आप व्यापार कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, हमको भी करने दीजिए। ठीक है, और दूसरा मांग कि टैक्स लगाइए, बहुत अच्छी बात है, हम हमसे पूछ भी तो लीजिए एक बार कि ये टैक्स कैसा है। आप 14 टैक्स 15 टैक्स लगा दे रहे हैं, एक चीज के लिए 14 टैक्स और 15 टैक्स कैसे लग सकता है। और 2 लोगों के बीच में, टैक्सेशन के बीच में 2 लोग हैं,
हम और आपके बीच में हम दोनों एक ही काम करते हैं, तो दोनों आदमी के बीच में टैक्सेशन में अंतर कैसे आ सकता है? यही रीजन था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। इसी वजह से लोग परेशान हो गए और लोगों ने इसको सरकार के सामने पेश किया। आप जानते ही हो सरकार ऐसे डिसीजंस के साथ क्या कहती है, नहीं चाहिए आपका फैसला, आप जाओ, हम आपकी मांग नहीं मानते हैं। सरकार ने मांग ठुकरा दी। जब इन लोगों ने मांग रखी इतनी बढ़िया बना के फिलाडेल्फिया का सम्मेलन करके, सरकार ने मांग ठुकरा दी। अब इन लोगों का दिमाग खनका, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। धीरे 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 पूरा विद्रोह शुरू, क्रांति नहीं विद्रोह शुरू। और सरकार विद्रोह को दबाने के लिए तैयार। जनता कुछ मांगती है, सरकार नहीं देती है, फिर जनता को गुस्सा हो जाती है, फिर सरकार जनता को दबाना शुरू कर देती है। अगर जनता प्रेशर देने शुरू कर दे तो सरकार ही गायब हो जाती है, लेकिन अगर सरकार प्रेशर दे दे तो जनता शांत हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जनता का प्रेशर और सरकार का प्रेशर एक समान रहता है, इसीलिए वो सरकार ना हटती है ना जनता हटती है। उसी वजह से वो लोग काफी परेशान रहते हैं, टॉपसी टर्वी माहौल हो जाता है। और वही माहौल यहाँ पर भी होने वाला था। क्या हुआ देखो, हम लिखते चलते हैं अब। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, द फर्स्ट एसोसिएशन, फर्स्ट समिट ऑफ फिलाडेल्फिया, कितने तारीख को बुलाया गया था यार? तो आइए हम देखते हैं। 5 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में फिलाडेल्फिया में अमेरिका के में अमे, अमेरिका के 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने सरकार से दो मांगे की। सरकार से दो मांगे की, दो मांग की। कौन कौन सी दो मांग की भाई? तो सबसे पहली मांग ये थी, देखो पहला वाला क्या था कि व्यापारिक अनुबंध, व्यापारिक प्रतिबंध हटाए जाएं और मतलब एक था, और दूसरा सहमति के बगैर कर ना लगाया जाए, सहमति के बिना कोई कर ना लगे। दोनों नियम देखोगे, मतलब दोनों मांग देखोगे तो मांग गलत नहीं थी। अब ब्रिटेन ने इस मांग को क्यों नहीं माना, ये समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये इमेजिन करिए कि आपके पास बहुत पावर है, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, आपके पास सबसे ज्यादा पावर है। तब आप क्या करिएगा? दूसरे को दबा के रखने की कोशिश, कि कोई हमसे ऊपर ना आ जाए, हमसे आगे ना निकल जाए। और यही हुआ अमेरिका में भी। इसी वजह से ब्रिटेन की सरकार ने इस नियम को अमान्य कर दिया। यहां पर लिख सकते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने मांग ठुकरा दी जिससे विद्रोह हो गया, जिससे विद्रोह हो गए।
विद्रोह हो गए। अब अब विद्रोह होगा और सरकार है तो क्या करेगी? सरकार ने विद्रोह दबाने के लिए दबाने के लिए सेना भेजी सेना भेजी तो अमेरिकन भी युद्ध लड़ने को तैयार हो गए। तो अमेरिकन भी युद्ध लड़ने को तैयार हो गए। ये बात भी याद रखना कि भाई अगर आप हम पर वार करोगे तो हम स्थिर नहीं बैठेंगे। 1775 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध लड़ा गया बहुत भयंकर तरीके से। 18 अप्रैल, हाँ, एक तारीख लेक्सिंगटन नाम की जगह थी, वहां पर इन लोगों ने मतलब 1774 के सितंबर में क्या कर दिया गया, ये मांग रखी गई 17 सितंबर में ही क्या कर दिया गया, इसको नामंजूर कर दिया गया। अक्टूबर और नवंबर आते आते हालात क्या हो गए थे, कंट्रोल में आ गए थे और कोशिश की जा रही थी कि क्या करें, सरकार इसको कंट्रोल करे, लेकिन इसका अपोजिट हुआ। क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन, दमनकारी गतिविधियां और जनता को दबाने की कोशिश। सरकार ने भी जनता को दबाने के लिए उल्टा कोशिश कर दी, थोप दिया सारा माहौल कि अब यार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन विरोध प्रदर्शन। और इसी वजह से 18 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन नामक जगह पर, नामक स्थान पर स्वतंत्रता का पहला युद्ध लड़ा गया। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध इन लोगों ने लेक्सिंगटन में लड़ा और लड़कर जीत हासिल की, छोड़ा भी नहीं, जीत हासिल की। तो ये था फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन। इस बात के बाद से अमेरिकन लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद 2-3 छोटी छोटी लड़ाइयां हुई। लेक्सिंगटन का युद्ध प्रथम है। आपको इनके बीच के युद्धों को नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो अगले कदम की तरफ आते हैं। तो यह फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन था। अब इसी चीज को देखते हुए फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन भी हुआ। वो आइए हम देख लेते हैं कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन क्या था। तो फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये पढ़ना है क्या है। जब 1774 के आंदोलन के बाद 1775 में युद्ध लड़ने को तैयार हो गए, इन लोगों ने यह बात मान लिया कि अब हम युद्ध लड़ेंगे, चाहे जो हो, चाहे जैसे भी हो, लड़ना तो है ही। और उसके बाद इन लोगों ने 3-4 सेना के छोटी छोटी टुकड़ियों को बड़े बड़े हालात में मतलब कैसे भी करके इन लोगों ने हरा दिया। और हराने के बाद 1776 में इन लोगों ने खुद को, अपने आप को ही 4 जुलाई 1776 को आजाद कर दिया। अपने आप ही आजादी मांगी नहीं, कहा कि हम खुद ही आजाद हैं, कोई जरूरत नहीं है। और उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि विदेशी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। उन लोगों ने ये कहना ही छोड़ दिया कि हम इनके गुलाम थे या हम इनके उपनिवेश थे, ये हम पर आक्रमण कर रहे हैं। इन लोगों ने सीधा यह कहना शुरू कर दिया कि हम आजाद हो गए हैं 4 जुलाई 1776 को और दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो उस स्थिति में देश में युद्ध छिड़ेगा और युद्ध का संचालन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, पूरे इवेंट को समझाता है कि इन लोगों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, अकेले अपने आप की आजादी रहनी शुरू कर दी। साथ ही साथ इन लोगों ने इस बात की भी घोषणा कर दी कि अब ये किसी को भी बस में नहीं है। और इन लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। फ्रांस में जो डिक्लेयर हुआ था वो याद था आपको, डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन एंड सिटीजन, ये यहीं से शुरू हुआ था 1776 के फिलाडेल्फिया के सम्मेलन से। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और कहा हम स्वतंत्र हो गए हैं। और 13 उपनिवेश इसके एक साथ मिलकर आकर खुद की स्वतंत्रता रजिस्टर्ड करवाए थे। और इन लोगों ने एक बात और नोटिस कर ली थी कि अभी युद्ध तो छिड़ेगा। हाँ, हमने खुद को आजाद कर लिया, उनने थोड़ी छोड़ा है, उन लोग तो आएंगे लड़ने के लिए, तो वो लोग लड़ने के लिए आने वाले थे। तो इसी वजह से
एक बहुत ही काबिल सिपाही थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। उनके नाम पर देश की राजधानी भी है अमेरिका के, वॉशिंगटन डीसी, उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में क्या किया गया, एक बहुत ही बड़ी सेना तैयार की गई और कहा गया कि हम ब्रिटेन का विरोध करेंगे। ठीक है, और इन लोगों ने ब्रिटेन का विरोध शुरू कर दिया। इस प्रकार के हालात हो गए थे। ठीक है, तो फिलाडेल्फिया का द्वितीय सम्मेलन देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में ही फिलाडेल्फिया में ही दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन हुआ जिसमें 13 उपनिवेशों ने उपनिवेश एक साथ मिलकर मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा घोषणा कर दिए और अब इस स्वतंत्रता की घोषणा हो गई तो देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की किताब चाहिए जिसको संविधान कहा जाता है। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देश में चलाने के लिए नियम कानून की जो किताब थी वो हमारे एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति सर थॉमस जेफरसन को दी गई। और थॉमस जेफरसन ने यह बात का ऐलान किया कि थॉमस, कुछ लोग इनको थॉमस कहते हैं, कुछ लोग थॉमस कहते हैं, तो कोई बात नहीं, एक ही नाम है। थॉमस जेफरसन ने अमेरिका के लिए अमेरिका का संविधान लिखने की जिम्मेदारी ली। अमेरिका का संविधान लिखने की जिम्मेदारी ली कि ये अमेरिका का संविधान लिखेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इन अकेले के दम पर काफी ज्यादा, मतलब इनकी अकेले की विचारधारा अमेरिका के संविधान का 70% है। सोचो, एक व्यक्ति पूरे संविधान का 70% कंट्रीब्यूशन देता है। जिम्मेदारी ली। अब ये बात भी तय थी कि इंग्लैंड से युद्ध होगा। इंग्लैंड से युद्ध होने की आशंका की वजह से क्या किया गया, जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी सेना का गठन हुआ। अमेरिकी सेना का गठन हुआ। अब इनके पास पूंजी तो थी नहीं, हाँ, पैसे थे नहीं कि युद्ध लड़े, तो इनको पैसा चाहिए, इनको फंड चाहिए, इनकी सारी की सारी जरूरतें कैसी पूरी होंगी। तो इनको पैसा और फंड दूसरे दूसरे देशों ने देना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सभी देश के लोग आके थे, फ्रांस के थे, स्पेन के थे, हॉलैंड के थे, सभी लोगों ने पैसे भेजने शुरू कर दिए। और धीरे 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 करके ब्रिटेन को हराने के लिए स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, सभी डायरेक्शन से पैसा आना शुरू हो गया। और जैसे जैसे पैसा आता गया, इनकी युद्ध की क्षमता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और उपनिवेशवासी आरंभ से ही, मतलब युद्ध शुरू से ही तो उनका ये था मोटो कि हमको इनको निकाल देना है, हम तो इनको रखना ही नहीं है, हमारे देश में घुस रहे हैं तो इनको भगाना है। तो भगाते 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 ये लोग भगा रहे थे काफी युद्ध। तो जो 76 से 81, 5-6 साल तक युद्ध लड़ा गया, एकदम भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, कोई किसी को नहीं रोक रहा। और 1781 में आखिरकार 1781 में ब्रिटिश जनरल जनरल लॉर्ड कार्नवालिस लॉर्ड कार्नवालिस वालिस कार्नवालिस कार्नवालिस इनको लिख देते हैं अच्छे से। वालिस ने पराजय स्वीकार कर ली। पराजय स्वीकार कर ली।
ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन में इनकी हार स्वीकार करने की वजह से इनको काफी बुरा भला कहा गया। इनको ऐसा कहा गया कि ये थोड़े भी दूरदर्शी नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा भी अपने देश के बारे में नहीं सोचा, ये वो करके। और कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये सबसे सही फैसला लिया गया था, क्योंकि देश से बहुत ही ज्यादा दूर, इतने दूर युद्ध लड़ना और युद्ध को संचालन करने के लिए सेना भेजते जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जब वैसे माहौल में तो और भी मुश्किल हो गया जब उस देश में एंट्री मतलब घुसना और रहना ही मुश्किल था। उस परिस्थिति में, उस परिवेश में वहां पर रहकर युद्ध करना और वहां पर ये सब गतिविधि करना बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से इनको जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये कहा था कि कुछ अच्छा काम इन्होंने किया था। इसके बाद अमेरिका के 13 उपनिवेश एक साथ मिले, बैठकर इन लोगों ने संधि की और पेरिस की संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार के मान्यता के अनुसार अब ये मान्यता दे दी गई कि अमेरिका भी एक आजाद देश है। 1781 में ही एक और टर्म हुआ था, उसको पेरिस की शांति संधि कहते हैं। लिख ही देते हैं, 1781 में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, इन 13 उपनिवेशों को राष्ट्र की मान्यता दे दी गई, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई, ठीक है। और ये स्वतंत्र हो गए, उसके बाद आजाद हो गए, उसके बाद इनकी घोषणा चल रही थी, ये अच्छे से थे, आगे बढ़ रहे थे और विकासशील प्रक्रिया में थे, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और इसके बाद अमेरिका आजाद हो गया। इसके बाद इसके कुछ परिणाम है, अमेरिकी स्वतंत्रता संक्रांति के आगे के परिणाम है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।